हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म क्रैकनाउ पर। दोस्तों, क्रैकनाउ पे हम कर रहे हैं धमाका धमाका मध्यकालीन भारत के इतिहास का। उन टॉपिक्स को हम एक साथ देख रहे हैं जहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इस क्रम में 5 क्लास देख चुके हैं। आज है 6वीं क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने देखा मुस्लिम आक्रांताओं का भारत में आक्रमण, उसके बाद हमने गुलाम वंश को पढ़ा, उसके बाद हमने खिलजी वंश को पढ़ा, उसके बाद हमने तुगलक वंश को देखा और उस क्रम में अगर जाएं तो फिर आता है सैयद वंश। लेकिन चूंकि सैयद वंश से क्वेश्चंस बनते नहीं है तो हम उसको नजरअंदाज करेंगे और हम आएंगे अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो है लोधी वंश। और लोधी वंश से यूपीपीएससी हो या बीपीएससी या फिर कोई अन्य एग्जाम, वहां पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को देख लेंगे और इसके बाद फिर हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और अन्य क्षेत्रों से कला या स्थापत्य से एक वीडियो इकट्ठा देखेंगे जिसमें महत्वपूर्ण बातों को एक साथ चर्चा कर लेंगे और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा, हम मुगल काल में प्रवेश करेंगे और इस तरीके से ये वीडियोस लगातार चलते रहेंगे, धमाका होते रहेगा। और इस धमाके को अगर आपने नहीं देखा है तो धमाके को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जीवन में आप भी सिलेक्शन का धमाका कर ही दीजिए, क्योंकि क्रैकनाउ धमाका कराने को तैयार है लाल लालियो। तो चलिए आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, लोधी वंश। क्या क्या बातें याद रखनी है लोधी वंश के बारे में। 1451 से 1526 इसका है कालक्रम। उसके बाद पूछता है संस्थापक, पूछेगा आपसे लोधी वंश की स्थापना किसने की मेरे लाल लालियो, तो बता दीजिएगा बहलोल लोधी। किसने की? बहलोल लोधी। इसको एक और नाम से जानते हैं, बहलोल शाह लोधी। क्या? बहलोल शाह लोधी। उस नाम से भी जो है इसने शासन किया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि किस नाम से शासन किया तो बता दीजिएगा बहलोल शाह, है ना, बहलोल शाह लोधी। या फिर सही नाम लें तो बहलोल शाह गाजी। इस नाम से जो है ये गद्दी पे बैठा था। ये भी आप याद रख सकते हो, पूछेगा नहीं पर याद रख सकते हो। चलिए आइए, इंपॉर्टेंट बात, लोधी वंश में संस्थापक हैं बहलोल लोधी, इनका यही महत्वपूर्ण योगदान है लाल लालियो। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनता है? सिकंदर लोधी से। कहां से बनता है क्वेश्चन? सिकंदर लोधी से बनता है मेरे प्यारे बच्चों। और सिकंदर लोधी जो है महानतम शासक था लोधी वंश का, महानतम शासक लोधी वंश का। इसके बारे में क्या क्या याद रखना है? इसके 3 महत्वपूर्ण कार्य जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी ये क्या है? नाप का पैमाना है। गज ए सिकंदरी नाप का पैमाना। दूसरा, आगरा शहर किसने बसाया? क्वेश्चन बनता है लोधी वंश में आगरा शहर किसने बसाया, तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, गुलरुखी उपनाम से कविताएं करता था सिकंदर लोधी। गुलरुखी उपनाम से कविताएं। आपसे सीधे पूछेगा कि गुलरुखी नाम से कौन कविताएं लिखता था? सिकंदर लोधी मेरे प्यारे बच्चों, महानतम शासक लोधी वंश का। आ जाइए, और महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसके बारे में। 2 युद्ध हुए हैं इसके समय में। पहला था खतौली का युद्ध। कौन सा? खतौली का युद्ध मेरे प्यारे बच्चों किस समय हुआ? 1518 ईस्वी में। किसके साथ? राणा सांगा के साथ। किसके साथ? राणा सांगा के साथ, इब्राहिम लोधी का। ठीक है, और इसमें कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोधी पराजित हो गया और राणा सांगा हो गया इसमें विजयी। ठीक है, पहली हार है ये, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोधी की। उसके बाद दूसरा युद्ध 21 अप्रैल 1526, जो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुए, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के तीनों युद्ध से क्वेश्चन बनते हैं और पानीपत का प्रथम युद्ध सिकंदर लोधी के साथ हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों 21 अप्रैल 1526 को। कब? 21 अप्रैल 1526 को। किसके साथ? बाबर के साथ। बाबर के साथ, और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और लोधी यहाँ पे फिर से हार जाता है बाबर से भी, और यहीं से जो है लोधी वंश का अंत हो जाता है और भारत में मुगल सत्ता शुरू हो जाती है। बाबर विजयी हो गया है, बाबर का प्रवेश हो गया है। बाबर क्यों जीत पाया इस युद्ध को? क्योंकि उसके पास जो है क्या था? तोप खाने, गोला बारूद उसके पास आ चुका है, तोप आ चुकी है। इस युद्ध में तोप का प्रयोग होगा और इब्राहिम लोधी हार जाएगा, पराजित हो जाएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, लोधी पराजित हो गया, बाबर विजयी हुआ।
मुगल काल शुरू हो गया भारत में प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आ जाते हैं विजयनगर साम्राज्य पे। इसी समय में विजयनगर भी इंपॉर्टेंट है और विजयनगर से क्वेश्चन लगातार बनता है स्टेट पीसीएस में, तो ये भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद अगली वीडियो में हम देख लेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और उसके बाद फिर हम मुगल काल में प्रवेश करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य स्थापना किसने की प्यारे बच्चों? हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का, इन्होंने की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में। किसमें? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के इन व्यक्तियों ने की। इनके पिता का नाम था संगम। क्या नाम था? हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम। तो इनके पिता के नाम के अनुसार ही इनके वंश का नाम पड़ गया संगम वंश। क्या पड़ गया प्यारे बच्चों? संगम वंश। अब आ जाइए, विजयनगर साम्राज्य में 4 महत्वपूर्ण वंश हुए हैं। 4 महत्वपूर्ण वंश क्रमानुसार देख लीजिए। तो सबसे पहला वंश है संगम वंश। कौन सा है सबसे पहला? तो सबसे पहला है संगम वंश, दूसरा है सालुब वंश, तीसरा है तुलुब वंश और चौथा है अराविदु वंश। कौन सा? संगम, सालुब, तुलुब और अराविदु। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है लाल लालियो। और एक चीज और पूछता है जो बहुत बार पूछी जाती है, वो पूछता है कृष्णदेव राय जो थे ये किस वंश से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा तुलुब वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। और संगम वंश मैंने बता ही दिया, हरिहर और बुक्का। फिर इसमें जो है बहुत सारे आगे चलते रहेंगे वंश और शासक आते रहेंगे, वो यहां हम नहीं देख रहे हैं। बस एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं? तो तुलुब वंश से संबंधित हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, फैक्ट्स के इस क्रम में कृष्णदेव राय से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। किस वंश से हैं? तुलुब वंश से। क्या क्वेश्चन बनता है? तो कृष्णदेव राय को माना जाता है कि इनका वो समय जो था ये था साहित्य का स्वर्ण युग या साहित्य का क्लासिकी युग, क्योंकि इनके समय में तेलुगु भाषा के अष्ट दिग्गज या अष्ट कवि रहते थे, है ना। तेलुगु भाषा के अष्ट दिग्गज या अष्ट कवि इनके समय पे रहते थे, इसलिए इनके समय को माना जाता है साहित्य का स्वर्ण युग। इतना ही नहीं प्यारे दोस्तों, खुद जो कृष्णदेव राय हैं ये खुद एक जो है साहित्यकार थे। इन्होंने एक रचना लिखी और रचना का नाम है अमुक्त माल्यद। क्या नाम है लाल लालियो? अमुक्त माल्यद। और ये जो रचना है ये तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्य हैं, उनमें से एक है अमुक्त माल्यद, जो खुद कृष्णदेव राय ने ही लिखी है। इनके बारे में और महत्वपूर्ण बात क्या है? भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बताया है कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाबर की आत्मकथा में किसका उल्लेख मिलता है? तो कृष्णदेव राय का उल्लेख मिलता है। बाबर ने कहा कि जो कृष्णदेव राय हैं ये जो है सबसे शक्तिशाली शासक हैं भारत के, जब बाबर भारत में आ रहा है। तो भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया है बाबर ने। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब आप समझ पाए कि कृष्णदेव राय जब शासन कर रहे हैं उस समय भारत में बाबर का प्रवेश हुआ है लोधी को हरा के। इसीलिए मैंने दोनों को एक जगह पढ़ाया ताकि आप इंटरलिंकिंग कर पाए और समय काल को समझ पाए मेरे लाल लालियो। चलिए आगे आ जाते हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं इस समय पे, तो ध्यान रखिएगा जो विजयनगर साम्राज्य से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है हम्पी के खंडर जो हैं अभी कहां पे हैं? वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में। नॉर्थ कर्नाटका में जाओगे तो वहां आपको हम्पी के खंडर दिखाई देंगे। ये जो है ये विजयनगर साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो विजयनगर जो है साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये पूछ लेता है कि जो हम्पी के खंडर हैं वो वर्तमान में कहां हैं और किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी के खंडर वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में है। उत्तरी नहीं पूछने का, वैसे आप कर्नाटक भी याद रखोगे तो काफी है, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए उत्तरी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, और ये है महाभारत का तेलुगु अनुवाद। महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया नन्ने ने। नन्ने जो है सबसे पहले कर रहे हैं, फिर उसके बाद टिक्कन करेंगे और फिर यिर्रन करेंगे। तो अलग अलग शताब्दियों में 11वीं 13वीं 14वीं इस क्रम में शताब्दियों में पहले नन्ने ने जो है महाभारत का तेलुगु अनुवाद करना शुरू किया। उसकी 1 शताब्दी बाद टिक्कन ने इसको जो है अनुवादित किया और उसके 1 शताब्दी बाद यिर्रन ने
अनुवादित किया? तो महाभारत का तेलुगु अनुवाद इन 3 कवियों ने मिलकर किया है। ये आप ध्यान रखेंगे। क्या नाम है? नन्ने, टिक्कन और यिर्रन। इन तीनों ही कवियों को कवित्रय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवित्रय या फिर कवित्रयी। और ये क्वेश्चन बहुत बार बना है यूपी और बीपीएससी दोनों में। यूपी पीसीएस में तो बहुत बनता है कि कवित्रयी किन कवियों को कहा जाता है तेलुगु साहित्य के। तो ये है नन्ने, टिक्कन और यिर्रन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कवित्रयी। और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। इस समय में राक्षसी एवं तंगड़ी, है ना, राक्षसी एवं तंगड़ी का युद्ध, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो है तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, दोनों ही एक बात है। राक्षसी और तंगड़ी नाम की जगह पे ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसको राक्षसी और तंगड़ी का युद्ध भी कह देते हैं, या फिर तालीकोटा का युद्ध भी कह देते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों? तो इसमें विजयनगर साम्राज्य को हराने के लिए बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 जो है शक्तियां एक साथ आई। कौन कौन सी? ध्यान रखिएगा, बीजापुर, है ना, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। और ये कौन कितने थे टोटल? 5 थे, यानी बरार और था। बरार इसमें शामिल आपको नहीं दिखेगा। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने मिलके विजयनगर साम्राज्य को जो है पराजित किया, हरा दिया। और ये युद्ध कहलाता है तालीकोटा का युद्ध, या फिर राक्षसी और तंगड़ी का युद्ध। महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको आपने याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। राक्षसी एवं तंगड़ी या फिर तालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ये क्वेश्चन बनेगा, आपने बता देना है। ये जो है विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया किनने? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने एक साथ मिलके। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इस समय से है विट्ठल मंदिर। ये विट्ठल मंदिर हम्पी में है। इसका निर्माण किसने कराया? तो कृष्णदेव राय ने कराया। कृष्णदेव राय किस समय से हैं? तेलुग वंश से। ठीक है, तुलुग वंश से हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और आज की वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं। पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो प्लीज एक बार, और सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर आप नए हो तो, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। ऐसा ही धमाका हर विषय का होगा और लगातार धमाका वीडियो आते रहेगा। हम फ्री पढ़ाते हैं सब कुछ, तो आप हमें सपोर्ट कर ही सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। जय हिंद।